हेलो दोस्तों आप में से कई लोगों ने टीवीएफ की एस्पिरेंट सीरीज़ देखी होगी जो कि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स पर आधारित है। उनकी जर्नी को पूरा बताया गया है इसमें। अगर आपने नहीं देखी है और आप कंपटीशन एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, इन जनरल भी आप देखना चाहें तो प्लीज़ इसे देखिए। दोस्तों इसके अंदर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स की जर्नी दिखाई गई है। कई लोग जो होते हैं ना, ये दुनिया का सेकंड टफेस्ट एग्जामिनेशन बताया जाता है। इसके मल्टीपल एग्ज़ाम देते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, कईयों का आखिरी के अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है ना। तो इसी से एक सवाल निकल के आता है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं, क्या उन्हें कोई प्लान बी भी बनाकर रखना चाहिए। प्लान बी का मतलब दोस्तों ये होता है कि इन केस वर्स्ट केस सिनारियों में, कि सबसे बुरी परिस्थिति के अंदर अगर मान लो जितने अटेम्प्ट आप देना चाहते हैं या जितने आपके पास अवेलेबल है वो पूरे हो जाए, उसके बाद भी अगर आपका सिलेक्शन ना हो तो आपके पास और कोई जॉब ऑप्शन और कोई करियर ऑप्शन हो, है ना। इसे ही कहते हैं प्लान बी की प्लानिंग। अब दोस्तों जो लोग अभी तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बारे में, या अपना पहला दूसरा अटेम्प्ट देते हैं ना, वो अलग ही एक आदर्शवादी क्रांतिकारी स्थिति में होते हैं ना। वो घर से यही सोच के निकले होते हैं कि कुछ बड़ा करना है, और ये सच में स्वाभाविक है। तो जब प्लान बी की बात आती है तो उनमें से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं कैसी निराशावादी बात कर रहा हूँ, कि प्लान बी के बारे में सोचना अपने आप में एक हार मान लेना जैसा है कि यार मेरा तो होगा ही नहीं, इसीलिए तो प्लान बी के बारे में सोचना है। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप प्लान बी के बारे में सोचते हो तो ये कोई गलत बात नहीं है। हर किसी को अपना प्लान बी तैयार रखना चाहिए। हो सकता है पहले अटेम्प्ट दूसरे अटेम्प्ट में ना रखो, लेकिन तीसरा अटेम्प्ट दे रहे हो, आप चौथा अटेम्प्ट दे रहे हो, तो आपको बिल्कुल प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं ओपिनियन देने वाला कौन हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ साल पहले मैं भी इसी नाव में सवार था। मैंने खुद ने राजस्थान पीसीएस जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था। उसके बाद आईएएस का एग्जामिनेशन मैंने 3 बार मेन एग्जामिनेशन दिया, उसके आगे नहीं बढ़ पाया, और अभी मैं अपनी अच्छी खासी प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ वो अपने अनुभव, मेरे साथी लोग जो है उनके अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। अब ये तो मेरे अनुभव की बात हुई। तो ये प्लान भी सबसे पहले तो क्यों रखना चाहिए, इसके बारे में हम कन्विंस हो, उसके लिए कुछ फैक्ट्स तो होना चाहिए। उन फैक्ट्स की बात करते हैं, फिर हम कुछ परिस्थितियों की भी बात करेंगे। उसके बाद अगर आप सच में कन्विंस होते हैं तो क्या क्या प्लान बी ऑप्शन जो है सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ फैक्ट्स जानते हैं। हर साल 10 से 15 लाख लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देते हैं। उनमें लगभग 15,000 जो होते हैं वो प्री क्लियर करके मेन एग्जामिनेशन में जाते हैं। उन 15,000 में से लगभग 2,500 से 3,000 लोग जो है वो इंटरव्यू देते हैं। 800, 900, 1,000 जो भी हर साल वैकेंसी निकलती है वो फाइनल सिलेक्शन होता है। यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो भी 800, 900, 1,000 जो वैकेंसीज होती है, इनमें से जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसी जो टॉप पोस्ट है, जिनके लिए सच में कोई एस्पिरेंट एग्जाम देता है ना, वो 200, 250, 300 ही होती है। सच में हर कोई वास्तव में तो इसी को पाना चाहता है। तो आप थोड़ा समझिए कि लाखों लोग एग्जाम को देते हैं, उनमें से लगभग 15,000 मान लो प्री क्लियर करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो प्री क्लियर करके मेन एग्जाम देने पहुंचे हैं 15,000 लोग, वो सच में बहुत काबिल लोग हैं। वो लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है। तो अज्यूम कीजिए कि वो 15,000 लोग जो सच में काबिल है वो अपने पूरे अटेम्प्ट्स भी दे दे। मान लो 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट भी पूरे दे दे, तो भी 4, 5, 6 साल में 4,000, 5,000, 6,000 लोगों का ही तो सिलेक्शन होगा। तो इस फैक्ट को तो हमें स्वीकार करना ही होगा कि देखो वैकेंसीज ही इतनी हैं। हर साल 800, 900, 1,000 वैकेंसीज निकलती है, और इतने ज़्यादा काबिल लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं, तो कुछ काबिल लोग तो सच में रह जाएंगे। और ये फैक्ट है जिसे कोई नकार नहीं सकता है ना। तो बचे हुए लोगों को कुछ करियर में प्लान बी तैयार तो करना ही होगा। दूसरी बात ये है, ये भी दोस्तों फैक्ट है कि जब हम कॉलेज के अंदर पढ़ाई करते हैं, थोड़ी करें ज़्यादा करें, जो भी हम करें उसके हिसाब से एटलीस्ट हमें डिग्री तो मिल पाती है। फिर हम जो भी एग्ज़ाम देना चाहे, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम टीचर का या जो भी देना चाहे हम दे सकते हैं। यूपीएससी का एग्ज़ाम
इस तरीके का एग्ज़ाम है दोस्तों कि कोई कितने ही अटेम्प्ट दे ले, कितने ही मेन एग्ज़ाम दे ले, कितनी ही बार इंटरव्यू में पहुंच जाए, अगर उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है ना तो 4, 5, 6 साल लगाने के बाद ज्ञान कितना ही अर्जित कर ले, उसे कोई डिग्री मिलने वाली नहीं है जिसके आधार पर वो मार्केट में जाके और कोई टीचर का एग्ज़ाम दे ले या और कहीं उसे नौकरी मिल सके। ये एक फैक्ट बात है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। इसके अलावा एक और दोस्तों चीज़ है कि कई लोग जो होते हैं ना इस एग्जामिनेशन प्रोसेस में लेट एंटर करते हैं और जब मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते जाते हैं ना तो उनकी उम्र निकल जाती है। तो और जो थोड़े करियर ऑप्शंस हो सकते हैं ना उनको अगर वो समय पर नहीं सोचेंगे तो हो सकता है कि जब यूपीएससी सिविल सर्विसेज के सारे अटेम्प्ट उनके पूरे हो जाएं तो और जो करियर ऑप्शंस है उनके लिए वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल ही ना हो उम्र पूरी हो जाने के कारण। तो ये कुछ 3 फैक्ट्स थे जिनके बारे में हमने बात करी। अब कुछ परिस्थितियों को भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप कितने ही आदर्शवादी हो, आप कितने ही क्रांतिकारी हो, अपने लक्ष्य को लेके फैक्ट को समझना जरूरी है, परिस्थितियों को समझना जरूरी है। आदर्शवाद, फैक्ट्स और परिस्थितियों के बीच में बैलेंस बनाना जरूरी होता है। ठीक है, हो सकता है पहले और दूसरे अटेम्प्ट में आप केवल क्रांतिकारी और आदर्शवादी रहे, लेकिन बाद के अटेम्प्ट्स में एक बैलेंस जरूरी होता है। कुछ ही लोग होते हैं जो साधन संसाधन संपन्न परिवारों से आते हैं और उन्हें घर परिवार चलाने की दिक्कत नहीं होती, उनके पेरेंट्स वेल सेटल्ड होते हैं, तो एटलीस्ट उन्हें आर्थिक दिक्कत नहीं होती है। उनके सामने जो लड़ाई होती है केवल खुद को स्थापित करने की होती है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर उसके बाद आईएएस बनने का सपना देखते हैं। वो केवल खुद नहीं देखते, उनके पूरे परिवार देखते हैं। कई लोग इतने गरीब परिवारों से आते हैं कि उनके जो पिता है अपनी ज़मीन बेच देती है, माँ बहनें अपने गहने बेच देती है, कोई एक छोटा या बड़ा भाई जो होता है वो अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाई करके कहीं काम करता है ना, अपने सपनों को सेक्रीफाई करता है कि एक भाई सपने पूरे करेगा परिवार के आगे बढ़ने के और हमें उसकी मदद करनी है। तो जब हमारा मल्टीपल अटेम्प्ट्स में भी नहीं हो पाता है ना दोस्तों, तो हमारे परिवार की भी कुछ सीमाएँ होती है हमें आर्थिक और भावनात्मक रूप से सपोर्ट करने की, और परिवार के एक मेच्योर इंसान के रूप में हमें उनकी मजबूरियां, उनकी परिस्थितियां भी समझनी चाहिए कि हमसे भी उनकी कुछ उम्मीदें होंगी, है ना। तो हमें समय रहते हुए उन्हें थोड़ा ये एहसास दिलाना जरूरी होता है कि इन केस मान लो इसमें मेरा कुछ नहीं हुआ, हालांकि मैं उसकी पूरी जी तोड़ से तैयारी कर रहा हूं, लेकिन ये प्लान भी मेरे पे तैयार है ताकि वो एक चिंता में ना रहे, टेंशन में ना रहे। ये तो पारिवारिक परिस्थितियों की बात हो गई। कई बार हमारी खुद की भी सीमाएं होती है कि हम खुद कितना दबाव ले सकते हैं। जब पहला दूसरा अटेम्प्ट तो आदर्शवाद, क्रांतिकारी पने में ही निकल जाता है, लेकिन धीरे धीरे हमें रियलाइज़ होने लगता है कि यार इतना सुधार हमने कर लिया, इसके बावजूद भी हमारा कुछ नहीं हो रहा है, तो हमारा खुद पे दबाव बढ़ने लगता है, हमें टेंशन होने लगती है करियर की। तो अगर हम तभी से थोड़ी प्लानिंग करने लग जाए ना, प्लान बी, प्लान सी की, तो वो दबाव थोड़ा कम हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने थोड़े फैक्ट्स और परिस्थितियां डिस्कस की, इसके बाद आप थोड़े कन्विंस्ड होंगे कि प्लान बी जो है रखना जरूरी भी है, और इसे रखना कोई निराशावादी काम नहीं है। ये एक प्रॉपर प्लानिंग है और एक समय की डिमांड भी है। अगर आप कन्विंस्ड है कि सच में प्लान बी होना चाहिए, तो अब ये प्लान बी क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अगर दोस्तों कई लोग जो होते हैं जो अच्छे परिवारों से आते हैं, जिनके पास अच्छे संसाधन होते हैं, आर्थिक रूप से उनके पास अच्छी गाइडेंस होती है, तो उनका क्लियर होता है ना, कि भाई अगर मेरा कुछ अटेम्प्ट्स में नहीं हुआ तो मैं अपने परिवार के बिजनेस को संभाल लूँगा। तो वो तो सिंपल है, ठीक है। कई लोगों का ऐसा होता है कि हो सकता है परिवार का कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन उनके पास पैसा है, कुछ अनुभव है, उसके आधार पे मैं बिजनेस कर लूँगा, या कोई बाहर जाके या इंडिया में कोई अच्छी डिग्री, MBA जैसी डिग्री ले लूँगा, ठीक है, उसके आधार पे मुझे कोई जॉब मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये सब के लिए संभव नहीं होता। हायर एजुकेशन अगर लेनी है बाद में, तो फिर 2-3 साल का समय भी चाहिए, अच्छा खासा पैसा चाहिए। तो जो गरीब परिवारों से लोग आते हैं ना, उनके लिए तो ये संभव नहीं होगा। तो वो लोग जिन्हें केवल जॉब ही चाहिए, हाथों हाथ, जैसे ही अटेम्प्ट खत्म हुआ, अब ऐसा है कि भाई मैं तो कोई जॉब देख लेता हूं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? देखिए दोस्तों, समय रहते हुए यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उसकी खास बात यह है कि इतना नॉलेज हो जाता है ना कि
कई और एग्ज़ाम होते हैं, जैसे अलग अलग स्टेट्स में पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, एक पीएफ डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम होता है, आरबीआई में एग्ज़ाम होता है, बैंक पीओ के एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी में कुछ अच्छी अच्छी पोस्टें होती हैं। तो जहां आपको लगे ना कि ये मेरे मुताबिक पोस्टें होती हैं, जिनका पैटर्न जो है मैं जो तैयारी कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज की उसके थोड़े अनुसार है, तो आप उन एग्ज़ाम्स को भी देने के बारे में सोच सकते हो। तो अगर वहाँ आपकी जॉब लग जाती है तो अच्छी बात है ना पहली चीज़। इसके अलावा दोस्तों कई लोग जो प्रोफेशनल डिग्रीज लेते हैं, बीटेक, एमबीबीएस, सीए, एलएलबी, उनमें से कई लोग ये कर सकते हैं कि जब आप अपना पहला अटेम्प्ट देने के बारे में सोचते हैं ना, उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, किसी जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं और जॉब के साथ अपनी शुरुआती फाउंडेशन बना सकते हैं, है ना। देखिए जॉब के साथ भी बहुत सारे लोगों ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज को क्रैक किया है। हो सकता है थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन फिर दबाव नहीं रहता कि मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आती है तो शुरुआत में जॉब करने के बाद, एक फाउंडेशन बनाने के बाद आप जॉब छोड़ सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका प्लान भी हमेशा तैयार रहता है कि इन केस मेरे का यूपीएससी में नहीं हुआ ना, तो ऑलरेडी मेरे पास पहले कुछ एक वर्क एक्सपीरियंस है अपने डोमेन का, मैं वापस से उसमें चला जाऊँगा जो मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है। कई लोग दोस्तों ऐसे भी होते हैं जो कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज लेते हैं, वर्क एक्सपीरियंस नहीं लेते और सीधा यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी में घुस जाते हैं। तो फिर उन्हें भी मैं यही कहूँगा कि एक दो अटेम्प्ट के बाद थोड़ा सा कहीं जॉब वगैरह करने की कोशिश करनी चाहिए। एक आधा अटेम्प्ट आप ब्रेक ले सकते हैं, एक आधा अटेम्प्ट जो है आप जॉब के साथ दे सकते हैं। थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस रहता है ना, तो थोड़ा सा आसान रहता है। जॉब वगैरह आप कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जो छुट्टियाँ मिलती है, सबैटिकल्स मिलती है, उनका इस्तेमाल आप तैयारी के लिए कर सकते हैं, है ना। तो जॉब तभी छोड़िए जब आपको लग रहा है कि यार अब जॉब के साथ तैयारी हो ही नहीं पा रही है, और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है ना, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। कई लोग ऐसे होते हैं जो नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज से आते हैं, तो देखिए उनके लिए क्या होता है कि कोई वर्क एक्स है नहीं उनके पास, आगे फिर और पैसा वैसा लगा के एमबीए करना, डिग्री लेना उनके लिए संभव भी नहीं होगा। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, साथ में जब तैयारी कर रहे हैं ना, तभी और कुछ हायर एजुकेशन लेते रहना चाहिए। जैसे मान लो कोई बीए कर रखा है तो कोई एमए वगैरह कर सकता है और कोई एग्ज़ाम वगैरह दे सकता है, तो साथ में पैरेलली है ना कुछ हायर क्वालिफिकेशन बिल्ड कर सकते हैं ताकि और कोई नौकरी वगैरह के एग्ज़ाम दिए जा सके। सरकारी नौकरी में अगर कोई है ना दोस्तों, तो अपनी सरकारी नौकरी में छुट्टियों का इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। एकदम से जोश में आके ना नौकरी वगैरह मत छोड़िए। बिल्कुल ऐसा ही हो जाए कि भैया अब तो बिल्कुल मुश्किल है और मुझे अपना सपना करीब दिख रहा है ना, तभी इसे छोड़िए। तो आपको सब कुछ नाप तोल के है ना अपने जो ऑप्शंस हैं उनको बनाना चाहिए, उनको यूज करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है ये आपको समझने में हेल्प करेगा कि प्लान बी की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से हम प्लान बी को इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लान बी को बना सकते हैं। आपका अगर और कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।